हेलो बच्चों, कक्षा 10वीं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 6 आ गई है। तारीख है 18 जुलाई 2020। हम शुरू करने वाले हैं मृदा के प्रकार। हम संसाधनों के बारे में पढ़ रहे थे कि संसाधन और विकास कैसे आपस में अंतर्निहित होते हैं। संसाधन के कारण विकास होता है, विकास के कारण संसाधनों का दहन होता है। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित होती हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक व भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर जो चीज़ पढ़ने लायक है, जो ध्यान देने लायक, वो ये है कि किस किस आधार पर भारत की मृदाओं को बांटा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मृदा के प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा। ऐसी मृदा जो कि बिल्कुल नई फ्रेश होती है, जो नदियों द्वारा लाई जाती है। और भारत के जितने भी उत्तरी मैदान हैं उसमें ज़्यादातर उत्तरी मैदान के लगभग सारे हिस्से में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंदस, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र जो हैं वो हर साल अपने साथ नई जलोढ़ मिट्टी लाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 45% क्षेत्र पर पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित होती है। रेत और सिल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसके कारण ये उपजाऊ होती है। और आयु के आधार पर पुराना बांगर और नया जलोढ़ इसको कहते हैं। या तो बांगर कहते हैं, अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है तो उसको हम बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। यह बहुत उपजाऊ होती है। गन्ना, चावल और गेहूं आदि फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। इसी जलोढ़ मृदा के कारण जो आपका उत्तरी मैदान का भाग है वो इतना उपजाऊ है, क्योंकि वहां पर जलोढ़ मृदा है। चलिए अब आते हैं दूसरी मृदा की तरफ, जिसका रंग काला है, काली मृदा। रंग काला अन्य नाम है रेगर मृदा। ये टेक्नीफेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण ऐसा रंग इसका काला होता है। टेक्नीफेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। अगर कोई पूछे कि काली मृदा का रंग काला क्यों होता है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण इसका निर्माण होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। यह कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इसलिए कपास, कभी भी पूछा जाए कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो वो काली मिट्टी होती है। और कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में। जहाँ पर सूती यानी कपास की खेती होती है वहीं पर काली मृदा पाई जाती है। यानी कि काली मृदा वाले स्थानों पर सब जगह कपास की खेती होती है। लाल व पीली मृदा। लाल व पीली मृदा लोहे के कणों के कारण इसका रंग लाल होता है और कहीं कहीं पीला भी होता है। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, अम्ल की तरह बिहेव करती है, अम्ल की तरह कार्य करती है। चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि चूना क्या होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अगर चूना डाल देंगे तो इसकी अम्लीय प्रवृत्ति और कैंसिल हो जाएगी, इसकी अम्लीय प्रवृत्ति कम हो जाएगी। कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदानों में, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों में पाई जाती है। अगली मृदा की तरफ चलते हैं। अगली मृदा है लेटेराइट मृदा, जहां पर तापमान भी ज्यादा है और वर्षा भी ज्यादा है। यानी कि ऐसी जगह जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आती है, यानी कि केरला के आसपास, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र होते हैं वहां पर लगभग लेटेराइट मृदा होती होगी। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन के कारण होता है। ज्यादा मिट्टी होती है, बार बार मिट्टी बह जाती है। चाय और काजू के लिए उपयुक्त होती है, कॉफी के लिए भी। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम की पहाड़ियों के क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद आते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा अपने आप से ही बता रही है कि मरुस्थल में पाई जाती है। रंग लाल और भूरा होता है, रेतीली और लवणीय होती है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसकी अगर इसमें सिंचाई होती रहेगी, बार बार पानी मिलता रहेगा, तो इसमें भी खेती की जा सकती है। उसके बाद आती है वन मृदा। वनों में पाई जाती है और पहाड़ों पर पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। गठन में प्रवृत्ति पर्यावरण के अनुसार बदलाव हो जाते हैं। जैसा प्रवृत्तीय पर्यावरण होता है उसी हिसाब की मिट्टी होती है। नदी घाटियों में मृदा दोमट और सिल्टदार होती है, बड़ी उपजाऊ होती है। जहाँ पर घाटियाँ होती है, जैसे कि वैलीज होती हैं, अधिक सिल्क और ह्यूमस रहित होती है। इसके कारण ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है। अब इन मृदाओं के हिसाब से अब हमारे पास आता है नीचे आते हैं हम पढ़ते हैं
मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय मतलब मृदा दोबारा बन सकती है, लेकिन मृदा को बनने में लाखों साल लगते हैं। 1 इंच मृदा को बनने में लाखों साल लगते हैं, और छोटी सी बाढ़, छोटी सी आंधी, छोटा सा कोई भी कण होता है, मिट्टी को बहा ले जाता है। किसी भी कारण से मृदा अपरदन को हमें रोकना चाहिए। मृदा अपरदन होना बहुत ही गलत बात है, इसलिए हमें मृदा का संरक्षण करना चाहिए। भूमि संरक्षण कैसे किया जा सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वनारोपण। आप वनों को उगाइए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वन होंगे तो भूमि का संरक्षण अपने आप होगा। पशुचारण नियंत्रण, जो पशुओं को चरने के लिए ज़मीन छोड़ी गई है, उस ज़मीन को बहुत ध्यान से पशुओं को चराना चाहिए। ज़्यादा चरा देने पर वहाँ पर जो वेजिटेशन होती है, वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। रक्षक मेखला, रक्षक मेखला क्या होती है? खेतों के चारों तरफ और खेतों के आसपास बड़े ऊंचे पेड़ों की लाइनें बनाई जाती हैं, ताकि तेज हवाओं से खेतों की रक्षा की जा सके, तेज हवाओं से मिट्टी की, उपजाऊ मिट्टी की रक्षा की जा सके, उसको कहते हैं रक्षक मेखला। खनन नियंत्रण करना चाहिए। खनन नियंत्रण मतलब कम से कम खनन होना चाहिए। ज़्यादा खनन करने पर अंदर की मिट्टी निकल आती है और बाहर की मिट्टी वेस्ट हो जाती है, खनन होता रहता है। समोच्च जुताई, समोच्च जुताई में क्या होता है? कभी सम और कभी उच्च, मतलब ऐसे खेत बनाने चाहिए जो एक जैसे ना हो, ऊंचे नीचे हों, ताकि एकदम से कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने पर उसकी सारी उपजाऊ जो ऊपर की मिट्टी है वो बहकर ना चली जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हो सके। पानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मतलब पानी का अच्छी तरह इस्तेमाल होता है समोच्च जुताई में। चलिए अब सवाल पूछता है, समोच्च जुताई भूमि संरक्षण के लिए किस प्रकार मददगार हो सकती है? चलिए मैं बताती हूँ। समोच्च जुताई, समोच्च जुताई इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार से कृषि कार्य जैसे बुआई, जुताई, पुष्पीकरण, भू परिष्करण, खरपतवार नियंत्रण इत्यादि समोच्च रेखा पर किए जाते हैं। अर्थात इन कार्यों की दिशा खेत के ढाल के समांतर न होकर लंबवत होती है। इससे भूक्षरण में कमी आती है। इसके अंतर्गत क्यारियां बनाकर रिच फरो सिस्टम, वर्षा जल प्रवाह को कम करने के लिए भूक्षरण को रोका जा सकता है। यह है समोच्च जुताई के पहले क्वेश्चन का आंसर जो आपको पूछा गया है। दूसरा प्रश्न कहता है, लेटेराइट मृदा की विशेषता बताइए। हमें बिल्कुल आराम से यहाँ लेटेराइट मृदा दिखाई दे रही है, उसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो फिर मैं आगे भी बताऊंगी। आपके पास स्लाइड आएगी जिसमें लेटेराइट मृदा के बारे में लिखा होगा। उसके बाद अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार का पता लगाइए, उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपके क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे हम उत्तरी मैदानों में रहते हैं तो हमारे यहाँ जलोढ़ मृदा ही ज़्यादा पाई जाती है, तो हमें इसके बारे में लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है, काली मृदा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मैं अभी बताती हूँ आपको। इसके बाद जो स्लाइड्स आएंगी उसमें आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।